नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस बीच हमारी राजपाल सिंह थ्योरी सीरीज चल रही थी, जो हमारी अब ख़त्म हो चुकी है। लगभग 70 से 80 वीडियो हमारे राजपाल सिंह थ्योरी क्लासेस की बनी हुई है, जिसका अलग से हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पिन कर दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो हमारा राजपाल सिंह सीरीज है, उसके एमसीक्यू सीरीज के वीडियोस भी हमारे पहले से कवर हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ भी नहीं देखे हैं तो थ्योरी सेशन के बाद एक बार आप लोग एमसीक्यूज सीरीज़ को ज़रूर लगाएं। उसकी भी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। आप लोग जगह जाके वहाँ से उस प्लेलिस्ट से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परीक्षा वाणी पे, यानी कि उत्तराखंड परीक्षा वाणी पे आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड की कौन सी बुक स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है कि उत्तराखंड की जो बुक हमें स्टार्ट करनी चाहिए, वो परीक्षा वाणी एक बेसिक बुक के रूप में मानी जाती है। तो परीक्षा वाणी से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आने वाले समय पे है, चाहे वो अजय रावत हो या फिर राजेंद्र बलौदी जी हो, या फिर आप लोग अगर बीएसएनएल की वन लाइनर के माध्यम से अगर उसको भी अगर ख़त्म करने की अगर बात करेंगे, तो मैं सभी जो बुक हैं उनको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। आज का जो सीरीज है वो परीक्षा वाणी अवलोकन, यानी कि आप लोगों ने पहला ही चैप्टर देखा होगा, जिसमें वन लाइनर के माध्यम से आप लोगों को कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उस वन लाइनर के माध्यम से ही मैं आपको बहुत कुछ ऐसा बता पाऊँ कि जिससे आप लोगों को एक्स्ट्रा कुछ देखने की आवश्यकता ना पड़े, ताकि आप लोग जब दूसरे या राजनीतिक अध्ययन को देखें या फिर भौतिक अध्ययन को अगर आगे देखें, तो आप लोगों को वहाँ पर उन चीज़ों की थोड़ा सा कम ज़रूरत आप लोगों को वहाँ पर पड़े। तो दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं हम परीक्षा वाणी एक संक्षिप्त अवलोकन। तो देखिएगा, पहला ही जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में या फिर लोकसभा से कब पारित हुआ था। तो दोस्तों, ये हमारा कब हुआ था? 1 अगस्त 2000 को। अब दोस्तों, उत्तरांचल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पहले ही जो आपका नाम था वो उत्तरांचल था। उसके बाद में आपका जो नाम है उसको उत्तरांचल से हटाकर उत्तराखंड किया गया था। अब ये कब किया गया था, आगे हमारा क्वेश्चन में ज़रूर आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उत्तरांचल राज्य विधेयक है वो लोकसभा से कब पारित किया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, उसके बाद वो हमारा कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। उसके बाद आपका राष्ट्रपति के पास जाकर उस पर क्या करे जाते हैं? हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। उसके बाद जाके आपका राज्य का आपका गठन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो उत्तरांचल राज्य जो विधेयक है वो लोकसभा में कब पारित किया गया? तो दोस्तों, 1 अगस्त 2000 को हमारा लोकसभा में इसको पारित कर दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों कि राज्यसभा में कब इसको पारित किया गया, तो दोस्तों राज्यसभा में जो आपका उत्तरांचल राज्य विधेयक है इसको 10 अगस्त 2000 को पारित कर दिया गया था। उसके बाद अगर बात करेंगे तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा इस पर कब हस्ताक्षर किए गए, तो दोस्तों 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण जी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर करे गए और इसको पास कर दिया गया। किसके रूप में? उत्तरांचल राज्य के रूप में। अगर वहीं बात करेंगे तो अब उत्तरांचल जो राज्य है उसका गठन कब हुआ, सबसे बड़ी बात तो यही थी। अब उत्तरांचल राज्य गठन होने से पहले कि किस तरीके से उसका गठन हुआ था उसको जानना जरूरी था। मैंने आपको तीनों ही इंपॉर्टेंट डेट बता रखी हैं, ये तीनों ही डेट हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो दोस्तों, ये तो हमारा फेमस क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का जो गठन है वो आपका 9 नवंबर 2000 को हमारा देखने को मिलता है। जब दोस्तों इसका गठन होता है तो ये देश का 27वें राज्य के रूप में इसका गठन कराया जाता है। और वहीं अगर पर्वतीय राज्यों में अगर देखा जाए तो जैसे कि पहले से असम वगैरह जो हमारे राज्य थे वो तो हिमालयी राज्यों की श्रेणी में थे ही, लेकिन जो हमारा 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल अगर बोलें अभी की दृष्टि से, तो उत्तरांचल जो हमारा पर्वतीय राज्य बनता है, तो उनमें से 11वें हिमालयी राज्य के रूप में इसका गठन कराया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पर्वतीय राज्य कहूँ या फिर मैं हिमालयी राज्य कहूँ, तो उसके 11वें हिमालयी राज्य के रूप में इसका गठन करा दिया जाता है। कब? 9 नवंबर 2000 में। फिर देखिएगा, उत्तराखंड नाम कब पड़ा। अच्छा दोस्तों, हाँ, उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब पड़ता है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। अगर बात करी जाएगी आपसे कि जो आपका राज्य का नाम, जो आप अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से कहूँ कि अगर राज्य का नाम उत्तराखंड कब पड़ा, तो दोस्तों अगर 31/12/2006 अगर कुछ इस तरीके से कहा जाए कि 31 दिसंबर 2006 तक, तो आपका क्या था? जो राज्य का नाम था वो उत्तरांचल था, लेकिन तत्पश्चात आपका 1 जनवरी 2007 से, अब इसमें जनवरी लिखा है मैंने, तो 1 जनवरी आप लोग याद रखिएगा, डेट 1 जनवरी ही लिखिएगा। 1 जनवरी 2007 के बाद इसको उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा। अगर वहीं बात करेंगे दोस्तों, अब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी, तो सबसे पहले तो राज्य की जो राजधानी है वो कहाँ पर है हमारी, तो दोस्तों हमारे देहरादून में है। राज्य गठन के समय से ही
ये हमारी क्या रही है, देहरादून एक राजधानी के रूप में रही हुई है। अगर बात करेंगे कि राज्य की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो हमारे का कहाँ पर है, तो दोस्तों ये हमारी गैरसैंण में है। गैरसैंण हमारी क्या है, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और जो हमारा ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये हमारी कब से अगर मानी जाती है तो देखेंगे तो 20 जून 2020 से हमारी जो गैरसैंण है उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में माना जाता है। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे दोस्तों कि गठन के समय जो राजधानी थी, तो आपको मैं बता चुका हूँ, गठन के समय हमारी देहरादून के रूप में वो मानी जाती थी। अब देखिएगा, अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस पर, तो क्या बोलता है कि संस्कृत राज्य की द्वितीय राजभाषा कब बनी थी। तो दोस्तों जो हमारी संस्कृत है वो राज्य की हमारी द्वितीय राजभाषा कब बनी, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहली जो हमारी राजभाषा है वो हमारी हिंदी के रूप में जानी जाती है, लेकिन जो दूसरी राजभाषा हमारी है तो उसको संस्कृत यानी कि द्वितीय भाषा को, हमारे राज्य की जो द्वितीय भाषा है वो संस्कृत के रूप में जानी जा रही है। लेकिन कब से जानी जाती है, तो जनवरी 2010 से इसको हमारा क्या माना जाता है, द्वितीय राजभाषा के रूप में जाना जाता है। लेकिन इसको घोषित कब किया जाता है, अब क्वेश्चन इससे पहले ये पूछा गया था आपसे कि जो संस्कृत है उसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा या फिर घोषित कब करी गई थी। तो दोस्तों 2009 में, यानी कि दिसंबर 2009 में इसको घोषित करी जाती है। लेकिन जो द्वितीय राजभाषा है संस्कृत, ये हमारी 2010 में हमारी द्वितीय राजभाषा के रूप में देखने को मिलती है, फिर बनाई जाती है। अगर वहीं बात करेंगे दोस्तों, तो प्रथम जो राजभाषा है वो हमारे भी हिंदी है। राजकाज की जो भाषा है हमारी वो भी अभी के समय पे हिंदी को ही माना जाता है। फिर बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे कि उत्तराखंड का राजकीय पशु है। अच्छा दोस्तों, पशु है तो वो क्या है, तो दोस्तों वो हमारा क्या है, कस्तूरी मृग के रूप में जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, कस्तूरी मृग से आप लोगों को क्या कुछ याद आया? जी बिल्कुल, मुझे तो आया। कस्तूरी मृग को ही दोस्तों हमारा हिमालय का मस्क डियर के रूप में भी जाना जाता है। और कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो मास्कस काइसोगास्टर के रूप में जाना जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कस्तूरी मृग है वो एक जंगलों में किस हाइट तक अगर पाया जाता है, तो दोस्तों 3600 मीटर से 4400 मीटर तक के हाइट तक के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे कस्तूरी मृग आसानी से मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करेंगे तो दोस्तों कस्तूरी मृगों की हमारी 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और ये हमारा कौन से कुल का या फिर किस परिवार का अगर सदस्य अगर आप लोगों से पूछा जाता है, तो दोस्तों जो हमारा कस्तूरी मृग है ये हमारा अंगलोटा कुल का और मैसिडो परिवार का एक सदस्य के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, अगर हम वहीं बात करें तो दोस्तों जो कस्तूरी मृग है ये कहाँ पर अगर बहुतायत पाया जाता है, अगर आप लोगों से क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, तो दोस्तों बहुतायत ये है जैसे केदारनाथ घाटी में है, फूलों की घाटी है, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो ये अभी कस्तूरी मृगों की जो संख्या है वो पिथौरागढ़ के अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य में मानी जाती है। अगर कितनी आप लोगों से पूछा जाए तो दोस्तों 67 के आसपास इसकी गणनाएं जब करी गई थी तो उस समय देखा गया था। अभी का जो डेटा है उसको हम फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो कस्तूरी जो मृग है, अच्छा उसका जो रंग है वो कैसा होता है, आप लोगों से विशेष तरीके से यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले भी पूछा गया था कि कस्तूरी मृग का रंग कैसा होता है, तो आप लोग विशेष तरीके से याद रखेंगे जो हमारा कस्तूरी मृग है उसका जो रंग है भूरा एवं उसमें काले पीले धब्बे भी पाए जाते हैं। अगर उसकी हाइट आप लोगों से पूछ दिया जाए तो दोस्तों 20 इंच के आसपास उसकी हाइट होती है। और आत्मरक्षा के लिए उसमें क्या होता है दोस्तों, 2 नुकीले दांत, सींग नहीं होते हैं बल्कि 2 नुकीले दांतों की उस पर एक प्रवृत्ति देखी जाती है। और कस्तूरी मृग के दोस्तों जो पैर हैं वो 4 खुर वाले होते हैं, जो 2 नुकीले दांत उसमें हमारे देखने को मिलते हैं। अगर वहीं बात करेंगे कस्तूरी मृग से और अगर कुछ डिटेल में जाने के प्रयास करें तो दोस्तों इस पे हमारा क्या होता है, जो कस्तूरी मृग है उसके पीछे के पाँव आगे की पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं। और कस्तूरी मृग एक जुगाली करने वाला मृग के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बहुत टाइम बना है कि उत्तराखंड में जुगाली करने वाली पशु के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों कस्तूरी मृग को भी उस रूप में जाना जाएगा। वैसे जुगाली तो हर एक पशु हमारा करता ही है, लेकिन कस्तूरी मृग के लिए विशेष करके ही उसमें दिया जाता है। और दोस्तों जो हमारा कस्तूरी मृग होता है इसके जो सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तीक्ष्ण के रूप देखने को मिलती है। कस्तूरी मृग की एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे उसकी हाइट बताई तो 20 इंच के आसपास बताई थी, और लेकिन उसका जीवन काल भी मैं बोल रहा हूँ तो वो भी 20 वर्ष है। तो 20-20 करके आप लोग उसको याद रखिएगा। और एक अगर मादा की अगर बात करेंगे कस्तूरी मृग में, तो उसके जो गर्भधारण अवधि होती है वो 6 माह के आसपास देखने को मिलती है। और कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन होता है वो हमारे क्या देखने को मिलता है, केदार पाती। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि कस्तूरी मृग का प्रिय भोजन किसे माना जाता है, तो दोस्तों ये हमारा केदार पाती को माना जाता है। और कस्तूरी नर मृग से की जो गुदा होती है दोस्तों, गुदा स्थित एक ग्रंथि होती है, उससे हमारा क्या निकाला जाता है, कस्तूरी निकाला जाता है। अब केवल नर मृग से ही निकाला जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और कितने वर्ष के अंतराल में अगर निकाला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3-3 वर्ष के अंतराल में ये हमारा निकाला जाता है। और कितना ग्राम निकाला जाता है, आयोग आप लोगों से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ देता है। अगर कितने ग्राम अगर निकाला जाता है, तो दोस्तों ये हमारा 30 से 45 ग्राम हमारा कस्तूरी निकाला जाता है। 3-3 वर्ष के अंतराल में ही ये हमारा निकालने को देखने को मिलता है।
अगर वहीं बात करेंगे दोस्तों तो हमारा नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में इसको कपिल नाम से, और हमारे कश्मीर में इसको पिंगल नाम से। वहीं अगर बात करें सिक्किम में इसको कृष्ण नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, औषधियों के लिए दोस्तों जो हमारी ये कस्तूरी निकाली जाती है, आखिर ये काम क्या आती है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो नर मृग से आप लोग 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम कस्तूरी तो निकाल ले रहे हैं, लेकिन इसका काम क्या है? तो दोस्तों ये औषधि निर्माण के लिए इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जैसे उद्योग में कस्तूरी मृग का प्रयोग जैसे दमा में है, मिर्गी में है, हृदय संबंधी रोगों में दवाई बनाने के लिए लगभग इसका प्रयोग देखने को मिलता है। और इसका अगर रासायनिक रूप से देखें तो दोस्तों इसमें कस्तूरी में मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो कस्तूरी है वो दवा बनाने के लिए तो हमारा, या फिर औषधि बनाने के लिए, हृदय रोग के लिए, मृगी के लिए, इन संबंधित रोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा एक औषधिक रूप में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या इससे और निकाल के लाऊं? अब इसका दोस्तों हमने लगभग पोस्टमार्टम कर चुके हैं। जो हमारा क्या था, कस्तूरी मृग था, इससे लगभग अब एक आधे ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शायद इससे बाहर आएंगे। लगभग मैं आपको बता चुका हूँ। मोनाल पे भी मैं वही करूँगा, ब्रह्म कमल पे भी मैं वही करूँगा। आप लोगों का लगभग जो टॉपिक है वो एक भी वीडियो में लगभग मैं कवर कर दूँगा। वन लाइनर में ही मैं आपका लगभग सारा कवर कर दूँगा। बाकी जब हम इसका राजनीतिक ढांचा पढ़ेंगे तो उस समय आप लोगों को इतनी चीज़ें देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लगभग अधिकतर चीज़ें जो है वो आपको इसी वीडियो में हमारे मिल जाएंगी। तो अवलोकन पहला ही चैप्टर है, मैं उसमें ही लगभग आपकी सारी चीज़ें खत्म कर दूंगा। अच्छा, कस्तूरी मृगों के लिए दोस्तों एक और चीज़ क्या देखें, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब करी गई? क्या ये क्वेश्चन पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है। कब करी गई? 1972 में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमारी 1972 में करी जाती है, लेकिन कहाँ से करी जाती है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत करी जाती है। अच्छा दोस्तों, केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद देखिएगा, अगर बात करें दोस्तों कस्तूरी मृगों के लिए क्या अन्य भी कोई हमारे ऐसे संरक्षण या फिर वन्यजीव विहार है? जी बिल्कुल है, महरूड़ी है। महरूड़ी हमारी बागेश्वर जनपद में पड़ती है। 1977 में हमारी ये बनाई जाती है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो पिथौरागढ़ जनपद में भी हमारी एक आती है। कौन सी है? तो अस्कोट वन्यजीव विहार है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, 1986 में इसको भी बनाया जाता है। अगर चमोली जिले के काचुला खर्क की अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अब देखने को मिलता है। अब काचुला खर्क में क्या होता है, तो कस्तूरी मृग के लिए जो प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है उसकी स्थापना कहाँ पर करी गई है? तो दोस्तों ये चमोली जिले के कांचूला खर्क नामक स्थान पर करी गई है। और इसकी स्थापना कब करी गई? तो दोस्तों 1982 में करी जाती है। क्या? कस्तूरी मृग के प्रजनन एवं संरक्षण की जो स्थापना करी जाती है वो हमारी चमोली में कांचुला खर्क में करी जाती है और 1982 में करी जाती है। अच्छा दोस्तों, अभी तक के क्या डेटा मैं आपको बता दूं कि कितने कस्तूरी मृग अभी तक गिने गए हैं। तो दोस्तों राज्य में अगर देखा जाए तो 2005 के अकॉर्डिंग 2005 तक जो कस्तूरी मृगों की जो संख्या थी वो हमारी 279 के आसपास मानी गई है, यानी कि 279 के आसपास देखने को मिली है। अच्छा दोस्तों, अब फिर बात करने वाले हैं हम राजकीय पक्षी मोनाल। क्या दोस्तों हमारा जो ये टॉपिक क्लियर करना है, क्या आप लोगों को भी ये ठीक लग रहा है? यदि अगर आप लोगों को ठीक लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यस करके जरूर भेजें। अब दोस्तों हम सेकंड टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उत्तराखंड का राजकीय पक्षी मोनाल। अच्छा दोस्तों, मोनाल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? तो देखिएगा, डिटेल में अगर बात करें तो मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। इतना तो आप सभी लोगों को पता होगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो मोनाल है, ठीक है, इसको हिमालय का मयूर तो कहा जाता है, लेकिन ये कितनी हाइट पे पाया जाता है? क्या ये सभी जगह अवेलेबल रहता है? जी बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल आपको 2500 से 5000 मीटर, यानी कि बिल्कुल हाफ हाफ चलिएगा। जैसे 2500 से 5000 मीटर तक की जो हाइट है वहाँ पर आपके जो मोनाल है वो देखने को मिलेगा, जिसको हम राज्य पक्षी के रूप में जानते हैं। अच्छा दोस्तों, मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या देखने को मिलता है? इससे पहले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर जो आप बात करेंगे दोस्तों मोनाल का वैज्ञानिक नाम, तो लोफोफेरस इम्पीजेनस के रूप में इसको जाना जाता है। और मोनाल दोस्तों एक फेजेंट परिवार का पक्षी के रूप में देखने को मिलता है। इसकी लगभग 4 प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। अच्छा, वो 4 प्रजातियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर उससे पहले देखें तो दोस्तों जो नेपाल हमारा एक मित्र राष्ट्र है, अगर देखा जाए तो नेपाल का भी राष्ट्रीय जो पक्षी है दोस्तों वो हमारा क्या देखने को मिलता है? मोनाल ही देखने को मिलता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि उत्तराखंड के अलावा किस अन्य देश की राष्ट्रीय पक्षी मोनाल देखने को मिलता है? तो दोस्तों किसका देखने को मिलेगा? नेपाल। आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलिएगा। परीक्षावाणी अगर आप लोगों ने पढ़नी है तो डिटेल में पढ़िए, तब जाके आपके कोई दूसरी जो किताब है वो आपके समझ में आएगी। और डिटेल में पढ़ाने का कार्य मैं जरूर आप लोगों के साथ करूँगा। आप लोग डिटेल में सीखने का कार्य जरूर करिएगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो मोनाल को स्थानीय भाषा में मुन्याल या फिर मुनाल भी कहा जाता है। अब हमारे उत्तराखंड में है मुनाल, ज़्यादा इसको कहा जाता है, मोनाल नहीं कहा जाता।
या फिर मयूर नहीं कहा जाता, तो मुनाल मुनाल इसको हम कहते हैं, फिर कहीं कहीं पर इसको मन्याल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, उसी तरीके से देखा जाए तो कश्मीर में मोनाल को हमारा सोनाल कहा जाता है, जो कश्मीर हमारा है जस्ट ऊपर जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में हमारे क्या कहा जाता है, इसको सोनाल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इसको नीलगिरी कहा जाता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखिएगा। हिमाचल में इसको नीलगिरी कहा जाता है और सिक्किम में मोनाल पक्षी को चोमदोंग कहा जाता है। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि उत्तराखंड के राज पक्षी जिसको सिक्किम में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों चोमदोंग के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में किस नाम से अगर जाना जाता है तो नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा सोनाल के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर देखिएगा डफिया दोस्तों मोनाल परिवार से ही संबंधित है। अब इसमें डफिया जो है वो क्या है, एक मोनाल और डफिया दो पक्षियाँ हो गई ना, तो मोनाल हमारा क्या है, एक मादा पक्षी होती है, डफिया हमारा एक नर पक्षी के रूप में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है डफिया किस परिवार का पक्षी है, दोस्तों डफिया भी हमारा एक मोनाल परिवार का ही संबंधित पक्षी है, लेकिन ये हमारा एक नर पक्षी के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा, मोनाल के लिए भूटान में दोस्तों बुप और नेपाल में डंगन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब पहले तो एक बार कहता है कि जो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है वो हमारा मोनाल है, लेकिन वहाँ पर उसके लिए प्रयोग क्या किया जाता है, ये भी तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों नेपाल में आपको इसका किस नाम से जाना जाता है, डंगन नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों भूटान में, तो दोस्तों भूटान में इसको बुप शब्द से जाना जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात करेंगे इससे आगे की, तो देखिएगा जो हमारी मोनाल पक्षी है, अगर उसकी कुछ और विशेषताओं को देखें तो मोनाल पक्षी दोस्तों ऐसी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। बात समझ रहे हैं, ये अपनी कोई घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि कहीं छिद्रों पे और दीवारों पे इस तरीके से ये अपने अंडे दे देती है। अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर जो नर मोनाल होता है उसके सर पर हमारी मोर की भांति कलगी होती है और मादा पे नहीं होगी, ये आप लोग उसको पहचानने के लिए याद रख सकते हैं। अगर बात करेंगे तो जो हमारा मोनाल पक्षी होता है उसमें प्रजनन किया जाता है वर्ष में 2 बार, 2 बार वर्ष में उसमें होता है। लेकिन और बात करेंगे दोस्तों मोनाल पक्षी का जो प्रिय भोजन है तो वो किस रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों ये आलू की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। कौन, मोनाल जो पक्षी है वो आलू की फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो इसे मोनाल को का जो प्रिय भोजन है वो हमारा आलू के रूप में देखने को मिलता है। अगर वहीं पे बात करेंगे दोस्तों जो हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, ये हमारा कब आया था, तो वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है दोस्तों ये हमारा 1972 में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों 1972 में, इससे पहले मैंने जब बात करी थी तो मैंने जब कहा था केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी, तो तब भी आप लोग कह रहे थे कि 1972 में हुई थी। तो दोस्तों सेम एज में है, सेम में है। वन्यजीव जो आपका क्या है संरक्षण अधिनियम है ये 1972 में ही आता है, और केदारनाथ वन्यजीव विहार में कस्तूरी मृगों के लिए आपके संरक्षण की व्यवस्था कराई जाती है। वहीं अगर बात करेंगे तो हम मोनाल के लिए जो भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया, क्यों आया, क्योंकि इसका अवैध क्या हो रहा था, शिकार किया जा रहा था। अवैध शिकार कहने का मतलब है कि जहाँ पर मिले वहाँ पर इसको जो शिकारी लोग थे वो मार दे रहे थे, तो उनके मारने से इसमें इनकी जो संख्या है उसमें काफ़ी गिरावट आ रही थी। तो इसी के लिए क्या किया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया 1972 में, और उसके तहत ही मोनाल को क्या किया गया, एक संरक्षित पक्षी के रूप में तब से जाने जाने लगा। अगर उसके बाद अगर बात करेंगे दोस्तों, ये तो हमने देखा कि इसको संरक्षित कब करा गया, क्यों करा गया, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर हम बात करेंगे सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल है वो कहाँ पर मिलता है, तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा केदार घाटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, केदार घाटी कहाँ पर है ये आप लोग सभी जानते हैं। अगर वहीं बात करेंगे दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है, तो केदार घाटी में पाया जाता है। अगर बात करेंगे वहीं तो दोस्तों राज्य में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड की पहली बार 2008 में मोनालों की जो गणना है वो कराई जाती है, और 2008 में दोस्तों जो मोनालों की हमारी गणना होती है, कब होती है, 2008 में होती है। अच्छा, कितनी हमारी इसमें आंकी गई, जो आंकड़ा था वो कितना था, तो 919 जो हमारे क्या थे मोनाल थे वो 2008 में हमारे गिने जाते हैं। कुल मिलाकर जो मोनालों की संख्या है अगर उसको 2008 तक अगर देखा जाए तो 919 है। कस्तूरी मृगों की संख्या मैंने 2005 के अनुसार कितना बताया था, 279 के आसपास बताया था। अगर वहीं अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों जो हमारे कस्तूरी मृग हैं इनकी जो संख्या है इसको 2008 के अनुसार अगर आंकें तो ये हमारी 919 देखने को मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर अब बात करेंगे हम उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प, क्या आपको मोनाल और कस्तूरी मृग से ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आप लोगों के छूटे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं जहाँ तक प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लगभग सभी ही टॉपिक इसमें क्लियर हो जाने चाहिए। अगर बात करेंगे दोस्तों हम कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प जो आपका ब्रह्मकमल के रूप में देखने को मिलता है, जिसको हम स्थानीय भाषा में दोस्तों कौल पद्म के रूप में भी जानते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों कौल पद्म के रूप में, अच्छा इसको महाभारत के वन पर्व में क्या कहा जाता था, ये बड़ा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों ब्रह्मकमल के वैज्ञानिक नाम क्या है, कहाँ पर पाया जाता है,
किस कुल का ये हमारा पौधा देखने को मिलता है, किस हाइट में हमें देखने को मिलता है, हम सभी चीज़ों में इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ब्रह्मकमल की यदि अगर हम बात करें तो माँ नंदा का प्रिय पुष्प के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगर देखें तो ब्रह्मकमल जो हमारा पुष्प है, अगर ये कहाँ से कहाँ तक की हाइट पर अगर पाया जाता है तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखेंगे, 4800 से ये हमारा 6000 मीटर तक की हाइट में पाया जाने वाला एक पुष्प है। यानी कि हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी हमारा ब्रह्मकमल को कहा जाता है। दोस्तों जो ब्रह्मकमल है यह एक एस्टेरिसी कुल का पौधा देखने को मिलता है और ब्रह्मकमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो ससोरिया अब वेलेटा के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियाँ जैसे फेन कमल है, हमारा कस्तूरा कमल है, राज्य में ये भी हमारे मिलने हैं। और वहीं अगर फेन कमल की बात करूँगा तो राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर जो मिलता है उसी को हमारा फेन कमल कहा जाता है। अच्छा, जिसका अगर वैज्ञानिक नाम कहा जाए तो क्या है हमारा सोसुरिया ग्रामीफोर्निया फोर्नोलिया। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों से कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारा फेन कमल है वो राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला कमल कौन सा है, तो फेन कमल, आप लोग याद रखेंगे ये क्वेश्चन। उसके बाद अगर उसका भी अगर वैज्ञानिक नाम अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो सोसोरिया ग्रामिनिफोलिया, ये आप लोग उसको जरूर याद रखेंगे। अच्छा, ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम क्या है, तो हमने लिखा है स्थानीय नाम इसका क्या है, कौलपद्म के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा, महाभारत के वन पर्व में इसको क्या कहा जाता था, मैं थोड़ा देर पहले बोल भी रहा था आपसे कि महाभारत के वन पर्व में इसको क्या कहा जाता था, तो दोस्तों इसको सौगंधिक पुष्प के रूप में जाना जाता था। ये आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। फिर देखेंगे अगर नेपाल में ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों टोप गोला कहा जाता है। अब ये भी याद रखेंगे आप, क्योंकि पड़ोसी जो हमारे देश हैं या फिर यूँ कहें कि पड़ोसी जो राज्य हैं उनके लिए भी इनको उन राज्यों में इसको क्या कहा जाता है हमें वो चीज़ें पता होनी जरूरी होती हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में इसको दूधा फूल के रूप में जाना जाता है और कश्मीर में जो ब्रह्मकमल है उसको गलगल के रूप में जाना जाता है। अच्छा, अब आप लोग अधिकतर जो बच्चे हैं वो तो ये कन्फ्यूजन हो गए होंगे कि यार इसको कहते क्या है आखिर ना। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कॉमन चीज़ें होती है दोस्तों, परीक्षा वाणी को पढ़ने के अपने अपने एक तरीके हैं। अगर आप लोग बेसिक से अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्यार से चीज़ें समझ में आने वाली हैं और आगे आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोग ऊपर ऊपर से खाली ब्रह्मकमल को उत्तराखंड में के स्थानीय रूप से इसको कौलपद्म कहते हैं, महाभारत के वन पर्व में अगर इसको आप क्या बोलेंगे सौगंधिक पुष्प कहते हैं, अगर इतना अगर याद रख के चलेंगे तो एग्जाम वाला कभी भी आपके सर में इतना बाउंसर मार सकता है कि हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को किस रूप में जाना जाता है। इसलिए हम लोग पहले से ही उसको कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रह्मकमल के कुल विश्व में कितनी प्रजातियां हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार इससे पहले आया है। तो 210 प्रजातियां हमारी देखने को मिलती हैं। और वहीं अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों इसकी हमारे अगर कुल देश में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो दोस्तों हमारी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक हो गया। राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जा रही हैं इसकी ब्रह्मकमल की, अगर बात करेंगे हम कि पूरे विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं तो 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर राज्य की बात करेंगे तो दोस्तों राज्य में हमारी 24 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इतना तो आप लोग याद रखिएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ब्रह्मकमल राज्य की किन स्थानों पर पाया जाता है, फिर से मैं आप लोगों से अगर क्वेश्चन करूं तो आप लोग फिर से बोल दीजिएगा। फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक हो गया। नामी ग्लेशियर वगैरह में यहाँ भी देखने को मिलती है। अच्छा, अगर बात करेंगे दोस्तों, मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह भी रहा था कि जो हमारा ब्रह्मकमल है वो माँ नंदा का प्रिय पुष्प के रूप में देखने को मिलता है और इसको विशेष तोड़े जाने का जो महत्व है वो नंदाष्टमी के टाइम पर तोड़ने का महत्व इसमें देखने को मिलता है। अच्छा, हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी हमारा किसको कहा जाता है, तो ये भी हमारा ब्रह्मकमल के रूप में जाना जाता है। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रह्मकमल का रंग कैसा होता है, तो अधिकतर लोग समझते हैं इसका लाल रंग होता है। दोस्तों ब्रह्मकमल का जो रंग है ना वो आपका कैसा होता है, बैगनी होता है। जो नए नए अभ्यर्थी हैं आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, बैगनी इसका क्या होता है, रंग होता है। अगर वहीं बात करूँगा मैं कि जो ब्रह्मकमल है दोस्तों उसकी हाइट कितनी होती है, तो ब्रह्मकमल की जो हाइट होती है वो आपकी 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों परीक्षा वाणी आप लोगों को इस तरीके से किसी ने अभी तक, मुझे जहाँ तक लगता है, यूट्यूब पे क्लियर नहीं करा होगा, क्योंकि वन लाइनर पे आप लोग हर कोई वन लाइनर के फॉर्म पे चलता है। लेकिन मैं आपको जो टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो वो मैं आप लोगों को बिल्कुल कवर करा के चलूँगा। बाकी जो बात के जो टॉपिक आएंगे हमारी एमसीक्यू सीरीज भी हम चलाएंगे। वन लाइनर जरूर है, वन लाइनर क्या है, परीक्षा वाणी का अवलोकन है। फर्स्ट चैप्टर हमारा देखने को मिलता है, सेकंड चैप्टर से हमसे फिर से थ्योरी चलने वाले हैं और थ्योरी के साथ साथ लास्ट में जैसे चैप्टर कवर होता है उसके बाद हम उसका एमसीक्यूज भी निकालेंगे। तो एमसीक्यूज की अलग प्लेलिस्ट बना देंगे और थ्योरी की अलग से प्लेलिस्ट बना लेंगे, आप लोग जाके लगातार वहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों 70 से 80 सेंटीमीटर तो इसकी क्या होती है, हाइट होती है, मैंने आप लोगों को बताया। अब देखिएगा ब्रह्मकमल के फूल खिलने का समय कब होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मकमल जो है हमारा उसके फूल खिलने का समय कब से कब तक होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार हमारा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हमारा जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो समय होता है ये हमारा ब्रह्मकमल के फूलों का खिलने का समय होता है।
अच्छा, इसी तरह से आप लोगों को क्या किसी किसी अभ्यर्थी को बुरांस के खिलने का समय कब तक होता है, याद आ रहा है क्या? जी बिल्कुल याद आ रहा होगा। तो फरवरी से अप्रैल उसका भी होता है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है। जो हमारा क्या है, ब्रह्म कमल है, इसके अगर खिलने का समय बोलेंगे तो जुलाई से सितंबर रहता है। वहीं अगर बुरांस की बात करेंगे तो फरवरी से अप्रैल रहता है। बुरांस का भी पोस्टमार्टम करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब तक आज हम 7 से भले 10 क्वेश्चन करूँ मैं एमसीक्यू सीरीज में, भले 10 ही क्वेश्चन करूँ, लेकिन ऐसे करूँगा कि आप लोगों का दोबारा पलट कर इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर देखिएगा इसके फूलों को जो खिलने का समय है वो जुलाई से सितंबर हमारा देखने को मिलता है। और ब्रह्मकमल एक ऐसा पुष्प है ना दोस्तों जो हमारा अर्धरात्रि को खिलता है। अब अर्धरात्रि कहने का मतलब है कि आधी रात में खिलने वाला एक पुष्प के रूप में इसको जाना जाता है। ये दिन में नहीं खिलता, अर्धरात्रि को खिलता है। अगर वहीं बात करेंगे तो दोस्तों जो ब्रह्मकमल है इसके जड़ों को पीस कर एक दवाई भी बनाई जाती है जो हड्डी उपचार के रूप में हमारा देखने को मिलता है। अच्छा, हड्डी उपचारों के लिए दवाई के रूप में भी इसके जड़ों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो क्या दोस्तों ब्रह्म कमल से आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि आप लोगों का कोई क्वेश्चन छोटे हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे एक क्वेश्चन यहाँ से अगर यदि छोटा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ हमारा ब्रह्म कमल से ये क्वेश्चन छोटा हुआ है, ठीक है, हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, सफ़ेद कलर के जो ब्रांस है, एक क्वेश्चन छोटा है, मुझे याद आ गया। जो सफ़ेद कलर के जो हमारे क्या है बुरांस हैं वो कहाँ कितने हाइट पर पाए जाते हैं? तो 11,000 फीट, ये आप लोग याद रखिएगा। 11,000 के फीट से ऊपर को हमारे कैसे बुरांस पाए जाते हैं? सफ़ेद कलर के बुरांस देखने को मिलते हैं। ये आप लोगों से विशेष एक बार पूछा गया क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जाते हैं हम उत्तराखंड का राजखेल क्या है। अच्छा दोस्तों, ये आप लोगों के लिए फिर से एक एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन आ गया है, कि एमसीक्यूज तो नहीं कहूँगा, वन लाइनर वाला क्वेश्चन आ गया है। राज्य खेल आपका क्या है? तो राज्य खेल दोस्तों आपका फुटबॉल के रूप में देखने को मिलता है। अच्छा, कब घोषित करा जाता है? तो 2011 में इसको घोषित करा जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर उसके बाद बात करेंगे हम कि जो आपका राज्य का जो वाद्य यंत्र है तो वो आपका किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों राज्य वाद्य यंत्र आपका ढोल के रूप में देखने को मिलता है। कब से कब घोषित किया गया? तो 2015 में इसको घोषित किया गया था। क्या राजखेल पे इतनी डिस्कस करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल नहीं। राज्य वाद्य यंत्र आपका ढोल है, 2015 में है, क्या डिस्कस करें? जी बिल्कुल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, जिस समय जो राज्य वाद्य यंत्र ढोल है तो किस मुख्यमंत्री के समय पर राज्य जो हमारा वाद्य यंत्र है उसको ढोल हमारा करा गया था? अगर किसकी सिफारिश पर यदि अगर करा गया, या फिर हम बोलें तो जो वाद्य यंत्र है तो वो कब हमारा घोषित करा गया था? क्या बात करें इस पर? जरूर बात करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, किसकी सिफारिश पर जो हमारा ढोल है उसको वाद्य यंत्र के रूप में प्रदर्शित करा गया? तो दोस्तों भंडारी कमेटी थी हमारी। कौन सी कमेटी थी? भंडारी कमेटी। भंडारी कमेटी की सिफारिशों पर क्या करा गया? जो ढोल है उसको वाद्य यंत्र के रूप में करने का एक प्रयास करा गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात करेंगे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उस टाइम पर कौन थे? तो हरीश रावत जी थे। तो हरीश रावत जी ने 2015 में ढोल को वाद्य यंत्र के रूप में घोषित करा था, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकालीन ढोल को वाद्य यंत्र घोषित करा गया? तो हरीश रावत आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही किस कमेटी की सिफारिश पर करा गया? तो दोस्तों भंडारी कमेटी की सिफारिश पर हमारा किया गया था। दो क्वेश्चन यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, मैं इसको स्किप नहीं कर सकता था। फिर देखिएगा, अगर बात करेंगे ढोल हमारा जो एक शब्द है या फिर एक वाद्य यंत्र है, ये किसका बना हुआ है? तो दोस्तों ये तांबे का, पीतल और चांदी तीनों ही के मिश्रण से बनता है, और बकरी का खाल इसमें ऊपर से लगाया जाता है जिसको आप लोग बजाते हैं। तो उसको बजाने के लिए ऊपर वाले जिसमें चोटें मारी जाती है ना, तो वही वाला बकरी का खाल है। बाकी की जो उसका नीचे का जो हिस्सा रहता है तो वो हमारे तांबे का, पीतल का और चांदी का देखने को मिलता है। अच्छा दोस्तों, जो ढोल है उसमें हमारे कितनी तालें बजाई जाती हैं? इससे पहले पूछा गया क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर निकालूंगा। तो दोस्तों 22 तरह की पड़तालें इसमें तालें बजाई देखने को मिलती हैं। ताल 22 प्रकार के इसमें बजा दिए जाते हैं। और ढोल से नौबात या निमती, रहमानी, बड़े आदि तालें बजाई जाती है। अब ये जो ताले हैं ये क्या है, इनके बारे में मैं जब आगे डिटेल में बात करूंगा तो वहाँ पर बिल्कुल इस पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, नौबात क्या होता है? सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं। नौबात दोस्तों एक ऐसी ताल होती है जो प्रातः काल में औजी जाति के लोगों के द्वारा 22 पड़ताल इसमें बजा दिए जाते हैं, ठीक हो गया, नौबात को। और मांगलिक काज शुरू होने से पहले हमारी क्या बजाई जाती है? तो बड़े बजाई जाती है। जो मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि नौबात है, निमती है, रहमानी है, बड़े है। तो इसमें से मैंने आपको नौबात जो प्रातःकाल में 22 पड़ताल बजाई जाती है, और बड़े ऐसा है जो मांगलिक कार्य शुरू होने से पहले बजाई जाती है। और राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में किसे जाना जाता है? अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो उत्तम दास आप लोग आंसर करेंगे। क्या करेंगे? उत्तम दास, ठीक हो गया। उत्तम दास आप लोग इसमें आंसर करेंगे। इनको ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में देखने को मिलता है, फिर जाना जाता है, ठीक हो गया। वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों कि हमारा राज्य तितली, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। राज्य तितली हमारी क्या है दोस्तों? कॉमन पिकॉक। क्या कॉमन पिकॉक है? जी बिल्कुल नहीं है। अब अधिकतर लोग कहेंगे हाँ हाँ है, क्यों नहीं है। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि आप लोग अपडेट नहीं है। क्यों अपडेट नहीं है आपको बताऊं। तो दोस्तों जो हमारा कॉमन पिकॉक है अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है।
अच्छा, तो नाम चेंज करने के बाद इसका नाम क्या रखा गया? तो दोस्तों वूली वेडेंट पिकॉक रखा गया। क्या रखा गया? वूली वेडेंट पिकॉक, वेडेंट पिकॉक। ठीक हो गया। वुली वेडेंट पिकॉक क्या रखा गया? कॉमन पिकॉक का हमारा नाम रखा गया, जिसको हमारा राज तितली का दर्जा भी हमारा हासिल है। अच्छा दोस्तों, अगर देखें कि जो हमारा कॉमन पिकॉक है, अभी तो हम इसको कॉमन पिकॉक ही लेके चलेंगे। 2016 से इसको, यानी कि 7 नवंबर 2016 से कॉमन पिकॉक को लोगमोर यानी कि राज्य की तितली इसको घोषित करा दिया गया था हमारा। अब इससे क्या इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें बन सकती हैं? बिल्कुल बनेंगी, उस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, कॉमन पिकॉक हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है और ये हमारी 7,000 फीट पर के आसपास में देखने को मिलती है। कितने हाइट? 7,000 फीट के हाइट में देखने को मिलती है। कॉमन पिकॉक का, या फिर हम यूँ कहें कि वुली वेडेंट पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है वो हमारा पेपेलियो वाइनर के रूप में देखने को मिलता है। और 1996 में दोस्तों, 1996 में इसको लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब भी इसको मिला हुआ है। अच्छा, कॉमन पिकॉक जो है ना दोस्तों, ये क्या करते हैं, टिमरू का पेड़ होता है उस पर अंडे देती है और उसी के पत्तियों को खाती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे पहले पूछा गया कि कॉमन पिकॉक किस पेड़ पर अपने अंडे देती है? तो दोस्तों ये टिमरू के पेड़ पर देती है और उसी के पत्ते को अपना भोजन के रूप में ये खाती भी है। ठीक हो गया। अच्छा, वहीं अगर बात करेंगे कि जो हमारा कॉमन पिकॉक है, क्या उसके लिए कोई पार्क आर्क खोला गया? तो बिल्कुल खोला गया है। 2016 में देहरादून में, हमारा देहरादून के लच्छीवाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हमारा बटरफ्लाई पार्क खोला गया था 2016 में लच्छीवाला देहरादून में, और वहाँ पर इसका संरक्षण किया जाता है। अच्छा, कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल है दोस्तों, ये हमारा कितना होता है? तो ये लगभग 30 से 35 दिन का इसका जीवन काल हमारा देखने को मिलता है कॉमन पिकॉक का। और भारत की सबसे बड़ी तितली जो है वो कौन सी है अगर देखा जाए तो दोस्तों ट्राइडेस है। कहाँ पर मिली थी? तो डीडी हाट पिथौरागढ़ में मिली थी, और जिसे गोल्डन बर्ड विंग भी कहा जाता है। गोल्डन बर्ड विंग के नाम से किसे जाना जाता है? ट्राइडेस तितली को जाना जाता है, जो हमारे कहाँ पर मिलती है? ये हमारी भारत की सबसे बड़ी तितली होने के दर्जे के साथ साथ ही डीडी हाट में हमारे देखने को मिलती हैं। अच्छा दोस्तों, क्या आप इसके बाद भूलेंगे कि जो हमारा कॉमन पिकॉक है उसका अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों उसका अन्य नाम नहीं बल्कि नया नाम वुली वेडेंट पिकॉक के रूप में हमारा देखने को मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करिएगा। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज का 11वां जो क्वेश्चन है हमारा, वो है उत्तराखंड राज्य का जो गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, जो देखने को मिलता है ये हमारा 2016 से देखने को मिलता है। अगर मैं यूँ कहूँ तो इससे आगे के जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्या आज के लिए 10 क्वेश्चन बहुत हैं? जी बहुत हैं। 10 क्वेश्चनों में आपका इतना कलेक्शन आपको मिल गया है कि आप लोगों को दूसरी बार किताब खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 11 से लेकर 20 तक के जो हमारे क्वेश्चन हैं उसको हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।